मेरे तरफ से सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए फटाफट इस वीडियो के साथ सभी लोग जुड़ जाए ताकि मैं इस वीडियो को शुरू कर सकूं। इसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो भी नए लड़के हमारे वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है, वो इस वीडियो को देखने के साथ साथ, आज का जो वीडियो है वो देखने के साथ साथ आप हमारे बाकियों वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अभी तक जो भी जुड़े हैं, ठीक है, वो देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ। ठीक है, और जो भी सवाल आते हैं कैसे पूछे जाते हैं, क्या मतलब कि किस व्यू से पूछे जाते हैं, मैं सब आपको बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी इस वीडियो के साथ प्यार दिखाएं, थोड़ा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने भी भाई बंधु सब लोग हैं, सब लोग को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, तो मैं आज आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ। तो मैंने मौर्य वंश में आपको चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा दिया है। ठीक है, आज उसके बेटे बिंदुसार, ठीक है, आज उसके बेटे बिंदुसार के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए, सबसे पहले कि इसे पिता का बेटा और बेटा का पिता कहा गया है, क्योंकि देखिए, अगर मौर्य वंश में अगर गौर से आप देखेंगे तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही एक योग्य शासक था। इसके बाद बिंदुसार आता है, बिंदुसार का बेटा, इसके बाद अशोक आता है। ठीक है, तो अशोक भी एक योग्य शासक था। ठीक है, तो हम लोग जब अशोक पढ़ेंगे तो अशोक के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, ये अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए इसे पिता का बेटा और एक बेटा का पिता भी कहा गया है। ठीक है, तो देखिए, अब क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि यह जो कि चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी दूधारा थी, दूधारा, इसका ये क्या था, बेटा था। क्या था, बेटा था। दूधारा का ये बेटा था, उत्तराधारी बना अपने। देखिए, सबसे अब इसके बाद ये क्या होता है कि इसके ही दरबार में, बिंदुसार के दरबार में दो मतलब कि यात्री आए। पहला जो आया था सीरिया, पहला जो यात्री आया था आपका कहाँ से आया था, तो सीरिया से आया था, सीरिया से आया था। ठीक है, और सीरिया का उस समय जो राजा था, देखिए ये सवाल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमेशा हम लोग क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, जो भी घनानंद, जो बड़े बड़े मतलब राजा होते हैं उस पर ध्यान देते हैं, और वो छोटा सा सवाल पूछ के निकल जाता है। ठीक है, तो कौन था सीरिया का उस समय राजा, कौन था, तो राजा था एटियोकस। एटियोकस था। ठीक है, एटियोकस ही मतलब कि अपना एक राजदूत उसमें था, डायमैक्स। कौन भेजा था इसका, डायमैक्स नामक एक अपना राजदूत भेजा था। ठीक है, सीरिया का राजा कौन था, एटियोकस, और उसने अपना एक राजदूत भेजा था डायमैक्स, किसके दरबार में, तो बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, तो पूछता है, देखिए जैसे पूछता है कि मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी कौन बना था। ठीक है, जब भी आप ये सब डीपली सवाल जाएंगे तो ये सवाल पूछता है। ठीक है, तो आप छोटा एग्जाम या बड़ा एग्जाम अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका मैं सब क्वेश्चन, सब एग्जाम के लिए क्वेश्चन लेके चलता हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप छोटे एग्जाम में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन अगर टफ करके दे तो आपसे छूटे ना। तो यहाँ पे हमने इसीलिए आपको बताया कि सीरिया का राजा कौन था, और उसका राजदूत बन के डायमैक्स आया था, किसके, बिंदुसार के शासनकाल में। ठीक है, तो यहाँ एक और भी आया था, कौन सा, मिस्र का। ठीक है, कहाँ का, मिस्र का भी आया था। ठीक है, और उस समय मिस्र का जो राजा था फिलाडेफ था, फिलाडेफ। ठीक है, फिलाडेफ था। और इसका जो राजदूत था, जो इसका राजदूत बन के आया था, वो था डायनेसियस था। ठीक है, कौन था, डायनेसियस। तो आपको याद करने का सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि डायमैक्स किसके दरबार में आया था, तो आपको बिंदुसार के दरबार में आया था, और कहाँ से आया था, तो सीरिया से। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मैंने ये डायनेसियस के बारे में इसलिए ज़्यादा जोर नहीं दिया, क्योंकि ये जो था डायमैक्स ही था जो कि थी किसका, मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी बनकर सीरिया से कहाँ आया था, बिंदुसार के दरबार में आया था। ठीक है, तो यही उत्तराधिकारी किसका हो गया, तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी आपका हो गया। ठीक है, डायमैक्स उत्तराधिकारी आपका हो गया। अब यहाँ से क्या होगा कि देखिए,
अब बिंदुसार ने डाइमेकस से कहा कि आप सीरिया के राजा यानी नरेश से जाके बोले कि मुझे 3 चीज़ की जरूरत है, और वो 3 चीज़ कौन थी? तो मीठा अंजीर, ठीक है, मीठा अंजीर, शराब। इसने सीरिया के राजा से बिंदुसार ने इसने सीरिया के राजा से मीठी अंजीर, शराब और दार्शनिक का मतलब होता है विद्वान, ठीक है। इसने तीसरा मंगाया था कौन सा? दार्शनिक, ठीक है। तो ये सवाल पूछता है कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से किस चीज की मांग की थी? तो उसने मीठी अंजीर, शराब और दार्शनिक के बारे में चर्चा किया था कि मुझे ये 3 चीज चाहिए। किससे? डाइमेकस से उसने बोला था कि आप अपने नरेश या राजा से जाके बोले कि मुझे इन 3 चीज़ों की जरूरत है। तो पहला सवाल यही होगा कि बिंदुसार ने सीरिया के राजा से क्या मंगवाया था? तो ये आपका मीठी अंजीर होगी, शराब होगी और दार्शनिक होगी। लेकिन ये जो सीरिया का राजा था एटियोकस जो था, उसने मीठी अंजीर तो भेजा, शराब तो भेजा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा, ठीक है। दार्शनिक नहीं भेजा क्योंकि उसने बताया कि दार्शनिक जो है किसको? विद्वान को कहते हैं, और विद्वान का हमारे यहाँ व्यापार नहीं होता है। ये कह के उसने दार्शनिक को अपने यहाँ से कहा बिंदुसार के पास नहीं भेजा, ठीक है। इसके बाद मिस्र के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो बिंदुसार के समय में ही, देखिए बिंदुसार के समय में ही जम्मू कश्मीर में, ठीक है, आप आराम से समझ ले, कश्मीर में यानी कि तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला कश्मीर, तक्षशिला में, ठीक है, तक्षशिला में क्या हुआ? 2 बड़े विद्रोह हो गए, ठीक है। तक्षशिला में 2 बड़े क्या हुए? विद्रोह हो गए। तो उस समय वहां पे तक्षशिला का जो मतलब कि वो क्या कहते हैं, बड़ा बेटा, इसका बिंदुसार का बड़ा बेटा, ठीक है, बड़ा बेटा जो था सुसीम, बड़ा बेटा सुसीम यह विद्रोह को दबाना चाहता था, ठीक है, ठीक है। तो तक्षशिला कश्मीर जो बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो वहां का ही राजकुमार था, ठीक है। लेकिन जब इसने कश्मीर में इस विद्रोह को दबाने गया, लेकिन उल्टा ही इस पे भारी पड़ गए। कश्मीरियों ने इसे ही मतलब कि मारा और मतलब कि इसको वहां से भगा दिया, ठीक है। तब जाके बिंदुसार ने अपने छोटे बेटे अशोक को भेजा, तक्षशिला अशोक को भेजा। और उस समय अशोक कहाँ पे था? तो अवंती में था, ठीक है। अशोक कहाँ था भैया? तो अवंती में, ठीक है। तो ये सवाल यहाँ से भी पूछता है कि तक्षशिला में जब विद्रोही थी तो अशोक कहाँ था? तो अवंती में था, ठीक है। ये बिंदुसार का छोटा बेटा था अशोक। तब जाके बिंदुसार ने इसे बोला, अशोक को अवंती में खबर भिजवाया कि जम्मू कश्मीर में विद्रोह हो गया है, वहां पे जाओ और इस विद्रोह को क्या करो? दबाओ या शांत कर दो किसी भी तरह, ठीक है। तो यहाँ से ये विद्रोह को दबाने के लिए अशोक अवंती से कहा गया, कश्मीर गया, ठीक है। और उसने परिपूर्ण रूप से इस अशोक ने वहां के विद्रोह को दबा दिया, ठीक है, मतलब इस विद्रोह को दबा दिया, ठीक है। और कुछ ही दिन के बाद उसने बिंदुसार के पास खबर भेजा कि ये विद्रोह क्या हुआ? दब गया, ठीक है। तो रीजन भी था कि ये गया और जो भी विद्रोह कर रहे थे उनको कटवाना शुरू कर दिया, ठीक है। इसके चलते क्या हुआ? विद्रोह बहुत ही जल्दी शांत हो गए। इसीलिए अशोक को क्रूरता पूर्वक विद्रोह को दबाने के चलते इसे क्रूर राजा भी कहा गया, क्रूर राजा भी, ठीक है। इसके बाद इसकी जानकारी, ठीक है, इसकी जानकारी कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी से मिलती है, ठीक है। इसकी मतलब कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने का साक्ष्य कलहन की राजतरंगिणी पुस्तक से क्या होती है? मिलती है। और इसी पुस्तक से यह भी पता चलता है कि श्रीनगर की स्थापना, ठीक है, क्या? तो यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख देता हूँ कि श्रीनगर की स्थापना किसने की? अशोक। तो यहाँ से बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि कलहन किसकी मतलब कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है? कलहन। श्रीनगर की चर्चा किसमें मिली है? तो कलहन की पुस्तक राजतरंगिणी में मिली है।
श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने। इसकी प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कलहन के राजतंत्रनी पुस्तक से मिली है। आप एकदम नीट एंड क्लीन इस चीज को देख ले। यहाँ से कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद क्या था कि बिंदुसार कभी कभी पूछता है, जैसे कि मान के चले कि देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, यहां से चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, अभी तक, इसके बाद बिंदुसार, ठीक है, तब कौन सा आ जाएगा? अशोक। अशोक, ठीक है। ये तीन राजा जो है अभी तक हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि कभी कभी वो पूछ लेता है कि बिंदुसार ने किसको अपनाया था, किसको मानता था? तो आजीवक संप्रदाय को। क्या ये बिंदुसार जो था आजीवक संप्रदाय, तो मौखली पुत्र गोस्वाल जो था, इसी ने इसको क्या किया था? अच्छा, संप्रदाय छूट गया। ठीक है, किसे माना था बिंदुसार ने? अशोक ने किसे माना था? तो बौद्ध को माना था। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको माना था? तो जैन को माना था। तो इस तरीके से ये सवाल पूछे जाते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को माना था? तो जैन धर्म को। बिंदुसार ने किसको माना था? तो आजीवक संप्रदाय को माना था। अशोक ने किसे माना था? तो बुद्ध को माना था। तो आगे चल के हम लोग अशोक के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ कि मतलब कि यहाँ सुसीम की क्या हुई कि मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद अशोक क्या हुआ कि राजगद्दी पे बैठ गया। यहाँ भी बिंदुसार की मृत्यु हो गई तो अशोक क्या हुआ? गद्दी पे जाके बैठ गया, जिसके कारण बिंदुसार को ही, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि बिंदुसार को क्या कहा गया? अमित घात। अमित घात, ठीक है। ये सवाल पूछता है कि अमित घात किसको कहते हैं? तो बिंदुसार को कहते हैं। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? तो अमित घात के नाम से जानता है। यह किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो आजीवक संप्रदाय को मानने थे। इनमें कौन दो विदेशी राजदूत आए थे? तो एक सीरिया से आया था और एक मिस्र से आया था। सीरिया के राजदूत से ही ने बिंदुसार ने कहा था कि मुझे 3 चीज चाहिए, जाके अपने नरेश से कहो या राजा से कहो, मीठी अंजीर, शराब और दार्शनिक। ठीक है, या इसी के समय में पूछता है कि किसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था? तो बिंदुसार के ही समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। इसके बड़े बेटे सुसीम जाके इस विद्रोह को दबा नहीं पाए, इस विद्रोह को दबाने में असफल हो गए। और इसके बाद इसने अपने बेटे को अशोक को, छोटे बेटे को अशोक को उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। उस समय अशोक अवंती में था और यह जाके इस विद्रोह को क्या हुआ? दबा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप बिंदुसार के बारे में हर एक पॉइंट देख लिए जो भी आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब अगला राजा आता है कौन? अशोक। ठीक है, तो हम लोग अशोक के बारे में देखते हैं। देखिए, तो अशोक के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा देखिए, इस वीडियो को थोड़ा लंबा होने का रीजन भी होता है कि ये क्या होता है, इसको लिखना भी पड़ता है और मिटाना भी पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग अब किसको देखेंगे? अशोक। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ, देखिए ऐसा बौद्ध ग्रंथों के अनुसार माना गया है कि अशोक अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी पे बैठा था। ठीक है, जो पटना के आज के अगम कुआं कहा जाता है, उसी में मतलब कि बताया जाता है कि अपने भाइयों को मार के फेंका और यह राजा बन गया। किस ग्रंथ के अनुसार ऐसा कहा जाता है? देखिए, जब आप पीसीएस वगैरह में जाते हैं तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा करने के लिए ऐसे खोलते हैं कि किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर राजा बना? तो बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अपने 99 भाइयों को मारकर, ठीक है, कौन से? बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, क्या? तो 99 भाइयों को मारकर अशोक क्या बना? ठीक है, अशोक आपका राजा बना। ठीक है, अशोक आपका राजा बना। इसके बाद हम लोग देखते हैं अब इसके जन्म। ठीक है, तो जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था? तो जन्म इसका 304 बीसी में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो भैया पाटलिपुत्र में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, इसने अपनी राज्य अभिषेक 269, ठीक है, 269 बीसी में क्या करवाया? राज अभिषेक
अभिषेक, राजा अभिषेक करवाया, राजा अभिषेक करवाया, ठीक है। किस में करवाया था? तो 269। ये डेट याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि वो डेट पूछता है कि किस समय अशोक ने, ठीक ना, किस समय अशोक ने अपना राजा अभिषेक करवाया था। तो 269 269 बीसी में राजा अभिषेक कराया था, और इसके ठीक 8 वर्ष बाद, ठीक है, यानी कि ठीक 8 वर्ष बाद 261 बीसी में इसने कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है, कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है। तो ये सवाल पूछा भी जाता है यहां से यहां तक 8वें वर्ष, ठीक है, 8वें वर्ष। तो पूछा जाता है कि राजा अभिषेक के कितने वर्ष के बाद अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो 8 वर्ष बाद ही कलिंग का युद्ध लड़ा था। अगर आपका डेट याद हो तो आप कभी भी गड़बड़ा नहीं सकते हैं। 269 में इसका राजा अभिषेक हुआ, और 261 में, ठीक है, 269 बीसी में इसने राजा अभिषेक करवाया, और 261 बीसी में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था, ठीक है। अब देखिए, इस ऐसा कहा जाता है, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, भले किसी मतलब कि किसी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बुरा भी लगे, लेकिन मेरा मानता है कि अगर आज के समय से अगर ऐसा सोचा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अशोक बहुत ही महान राजा था, ठीक है। लेकिन कैसे महान ये हो सकता है कि अपने 99 भाइयों को ही इसने कत्ल करके राजा बना, फिर से कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस कलिंग के युद्ध में ऐसा देखा गया है, ऐसा दृश्य देखा गया है कि आपकी भी रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। इतना बड़ा युद्ध करने के बाद किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, ये कहाँ का मतलब कि सोचनीय विषय है, ठीक है। कि 6 दिन का लड़के के मतलब कि शरीर में भी 10 तीर लगे हुए थे, ठीक है। 6 महीने, कुछ बुजुर्ग लोग जो कि मतलब कि अब जाने ही वाले हैं, उन लोगों के, ऐसे सब लोगों को मारा गया है। ऐसे लग रहा है कि नज़दीक जा के मारा गया है, ठीक है। तो ये कोई मानवता वाली चीज़ नहीं है। तो इसीलिए आप लोग की सोच है, ठीक है, कि अशोक महान है, लेकिन अगर ये सब चीज़ आप जान ले तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये तो मैंने आपको कहानी सुना दिया, ठीक है, कि कैसे कैसे, लेकिन आपसे तो आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये तो सवाल आपसे पूछेगा नहीं। आपसे सवाल पूछता है कि कलिंग युद्ध का मतलब कि चर्चा या मतलब कि कहाँ पे इसका साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल, ठीक है, कलिंग खारवेल की हाथी गुफा, ठीक है, खारवेल के हाथी गुफा से, हाथी गुफा अभिलेख से, हाथी गुफा अभिलेख कर लिए, हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। तो सवाल पूछता है कि अशोक ने कितने वर्ष, अपने राजाभिषेक कराने के कितने वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा था। तो 8 वर्ष बाद। कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो खारवेल से मिलती है। खारवेल के कहाँ से? तो खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से ये जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसी अभिलेख से ये भी जानकारी मिलती है कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज था। कौन था? नंदराज था, ठीक है। कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था, ठीक है। कलिंग का राजा नंदराज था, ठीक है। इसी युद्ध के बाद अशोक मतलब कि ये युद्ध लड़ने के बाद अशोक का मतलब कि इसमें इतना भीषण नरसंहार देखकर हृदय परिवर्तन हो गया। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि अशोक की हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुई थी? तो आपको कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। कलिंग के युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया था, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा सवाल भी पूछा जाता है कि यह युद्ध किस लिए लड़ा गया था? तो यह युद्ध हाथियों के लिए। बताइए, सोचिए कि हाथियों के लिए इतना कत्ल करना पड़ा, ठीक है, कि एक 6 महीने बच्चे को भी शरीर में 10 तीर लगे हुए थे, ठीक है। आगे चलिए। इसके बाद होता है, अब ये कलिंग युद्ध के बाद, ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक था इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया, ठीक है। यह इसका पर्सनल धर्म था। मतलब कहने का मतलब कि एक चीज यहाँ समझ ले कि बौद्ध धर्म जो था इसने अपने साम्राज्य में अनिवार्य नहीं किया कि इसको सब लोग को मानना ही है, ठीक है। मतलब कि यह राजकीय मतलब कि धर्म को घोषणा नहीं की थी। तो ऐसा सवाल बनता है कि अशोक ने किस धर्म को अपना लिया? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। क्या इसने इसे राजकीय
धर्म की घोषणा की तो नहीं की, क्योंकि उसने साफ साफ अपने प्रजा में, मंत्रियों में, राज दरबार में बोल चुका था कि जिसको मानना है वो मान सकता है, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मान सकता है, वो अपने धर्म का पालन कर सकता है। ठीक है, तो ये किस युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद ही इसने अपना बौद्ध धर्म को क्या किया? अपना लिया। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा दो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होता है अशोक के बारे में। ठीक है, कि इसे बौद्ध धर्म की प्रेरणा, इसके बौद्ध धर्म की प्रेरणा कहाँ से मिली, बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, और एक बौद्ध धर्म के बारे में शिक्षा किसने दिया? तो इसका एक भतीजा था। कौन सा? अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। निग्रोथ, ठीक है, निग्रोथ। ये हमेशा किस अपने महल में या मतलब कि जो इसका महल होता था वो एक अपना रूम में रहता था, और वहाँ एकदम बहुत शांति से वो मतलब कि रहता था, बैठा रहता था, और अपना जो भी काम रहता था बहुत शांति से करता था। ये सब चीज़ देखकर अशोक भी इससे बहुत प्रेरित हुए कि ये कैसे अपने आप को एक राजा के घर में रहकर और इस तरीके से शांतिपूर्वक रह लेता है और शांतिपूर्वक किसी भी काम को कर लेता है। तो इसकी प्रेरणा, तो इसीलिए बौद्ध, तो इसने पूछा अपने भतीजा निग्रोथ से, पूछा कि तुम ये कैसे कर लेते हो? तभी निग्रोथ ने बताया बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म में ऐसी शिक्षा दी जाती है और इसके अनुसार ही मतलब कि मैं चलता हूँ और इस तरीके से मेरा बिहेवियर है। तो इसी के बाद, इसी प्रेरणा के बाद अशोक ने क्या किया कि बौद्ध धर्म को अपना लिया। लेकिन उपगुप्त जो था, बौद्ध धर्म की शिक्षा, अगर आपसे पूछे कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, ठीक है, अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी, तो उपगुप्त। किसने दी? उपगुप्त ने दी थी। दोनों सवाल यहाँ से आराम से पढ़ ले कि बौद्ध धर्म की प्रेरणा किससे मिली, तो उसकी भतीजा निग्रोथ से मिली, और बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे मिली, तो उपगुप्त से मिली। ठीक है, समझ लिया आराम से, आराम से एकदम समझते चलिए। कोई इसमें ये सब सवाल हैं आपके, और आपको ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, समझ गया? बौद्ध धर्म की, देखिए अब यहाँ से एक सवाल ऐसा आता है अशोक के बारे में, ठीक है, कि सब कुछ तो ये चल रहा था आराम से, ठीक है, कलिंग का युद्ध भी बेचारा लड़ लिया, सब कुछ बौद्ध धर्म को अपना भी लिया, लेकिन अब ये क्या करना चाहता था कि बौद्ध धर्म की, ठीक है, अब ये बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहता था। ठीक है, बौद्ध धर्म को प्रचार करना चाहता था कि अगर मैं ये माना हूँ तो बौद्ध धर्म को भी सब लोग मतलब कि ऐसा मतलब जानकारी ले, माने नहीं बल्कि जानकारी ले। ठीक है, तो इसने क्या किया, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, प्रचार के लिए अपने बेटे, ठीक है, प्रचार के लिए अपने बेटे, किसको? महेंद्र, अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा, ठीक है, अपनी बेटी संघमित्रा, ठीक है, इस दोनों को कहाँ भेजा? श्रीलंका। ठीक है, कहाँ भेज दिया? श्रीलंका। तो पूछता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजा था, तो अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। अगर पूछे कि कहाँ भेजा था, तो ये श्रीलंका में भेजा था। ठीक है, और उस समय श्रीलंका के राजा, ठीक है, देखिए उस समय जो श्रीलंका के जो राजा थे वह दूसरे ही धर्म को, देखिए मैं बता रहा हूं आपको, सिंधली, ठीक है, किस धर्म को मानते थे? सिंधली धर्म, ठीक है, सिंधली धर्म को मानते थे। लेकिन जब इनके बेटे, अशोक का बेटा और उसकी बेटी वहां पे गए और बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दी, उसके बाद ये इनके जो राजा थे, श्रीलंका के जो राजा थे, इस सिंधली संप्रदाय को छोड़कर क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया, क्योंकि बौद्ध धर्म में कोई भी भेदभाव नहीं होता था। ठीक है, इसके बाद अशोक जो था, अशोक देखने लगा कि जैसे कहने का मतलब कि जब भी कोई डिप्रेशन में वगैरह में होता है तो उसको मतलब कि थोड़ा चाहता है कि वो जगह बदले, थोड़ा मतलब कि नए नए आदमियों से मिले ताकि उसका माइंड क्या हो, रिफ्रेश हो जाए। तो उसी तरीके से अशोक भी सोचा कि मैं एक ही जगह रह रहा हूँ और वही बार बार मेरे सामने चीज़ आ रही है, तो इसने क्या किया कि शुरू कर दिया बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। ठीक है, तो ये अपने, देखिए पूछता है तो करके टॉप सवाल में पूछता है कि 10वें वर्ष, कौन 10वें वर्ष यह कहाँ गया, तो गया गया, और अपने राजा अभिषेक के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी,
लुम्बिनी गया। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि वो वहीं जाता था जहाँ पे मतलब कि बौद्ध धर्म के बारे में लोग जानते थे, या मतलब कि वो हाईलाइटेड जगह थी। ठीक है, तो वो अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष कहाँ गया तो गया, अपने राजाभिषेक के 20वें वर्ष कहाँ गया तो लुम्बिनी गया। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जब वो गया गया तो वहां पे उसने बराबर की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी। ठीक है, ये जब गया गया तो बराबर की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी में, ठीक है, बराबर की पहाड़ी में 4 गुफाएं, 4 गुफाएं बनाया, 4 गुफाएं बनाया, जिसमें पहला कौन सा था, सुदामा, दूसरा था कर्ण, लिख लीजिए यहां सुदामा, दूसरा में कर्ण। ठीक है, इसके बाद तीसरा आपका तीसरा हो गया चौपरा, विश्व झोपड़ी दान, चौपरा, और चौथा हो गया विश्व झोपड़ी दान कर। ठीक है, विश्व झोपड़ी कर लीजिए। ठीक है, ये क्या हुआ कि बराबर के पहाड़ियों में 4 गुफाएं, ये चारों गुफाएं बनाकर, देखिए सवाल कैसे पूछता है कि जब अशोक अपने राजाभिषेक के 10वें वर्ष गया गया तो उसने किस पहाड़ी में 4 गुफाएं बनाई, तो बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं बनाई। या पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से 4 पहाड़ियों गुफाएं हैं, तो आपको याद रखना चाहिए चारों नाम, सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन नहीं आपसे पूछ देगा तो चारों याद रहेगा तभी आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसे क्या किया कि मतलब कि इसे वो बनाकर क्या किया, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दिया। ठीक है, आजीवक संप्रदाय को क्या कर दिया, दान में दे दिया। इसके बाद देखिए ये चीज हो गया। एक सवाल यहाँ से और भी पूछता है, मेरे माइंड से थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि अशोक की 5 पत्नियां थी। अशोक की कितनी पत्नियां थी, तो अशोक की 5 पत्नियां थी। ठीक है, 5 पत्नियां। ठीक, अशोक की कितनी पत्नियां थी, 5 पत्नियां थी। 5 पत्नियां में से एक पत्नी जिसका नाम था कारूवाली, जिसका क्या नाम था, कारूवाली। ठीक है, कारीवाली, इसको ये बहुत ही ज्यादा मानता था, या इसके लिए ये सर्वश्रेष्ठ मतलब कि प्रभावित थी, इससे सर्वश्रेष्ठ ये प्रभावित था। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि अशोक अपने 5 पत्नियों में से किससे सबसे ज्यादा प्रभावित था, तो कारूवाली, क्योंकि आगे चल के आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि कौशाम्बिक अभिलेख कारूवाली के ही बारे में लिखा गया है। ठीक है, कि यह इससे ज्यादा प्रभावित था, और इसका बात भी मानता था कि कलिंग युद्ध के बाद इसी ने मतलब कि ऐसा उस मतलब कि अभिलेख में देखने को मिला है, या लिखित साक्ष्य मिली है कि आप अब इस युद्ध को छोड़ दें। ठीक है, आप युद्ध लड़ना छोड़ दे, और उसी से प्रेरित होकर ये क्या हुआ था कि छोड़ दिया था। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पूछता है कि भारत का वह प्रथम राजा कौन था, भारत का वह प्रथम राजा कौन था जिसने अभिलेखों के द्वारा जनता के बीच में संदेश भिजवाता था। ठीक है, तो अशोक ही, देखिए यहां से लिख लीजिए, अशोक भारत का पहला राजा था। ठीक है, पहला शासक था जिसने जो कि अपना संदेश अभिलेखों के द्वारा ठीक है जनता के बीच पहुंचाता था। किसके बीच, जनता के बीच क्या होता था, पहुंचाता था। ठीक है, और अभिलेख देखिए पूछता है कि अशोक अपना अभिलेख लिखने का प्रेरणा कहां से लिया था, तो ईरान के राजा। ठीक है, अशोक अभिलेख लिखने के प्रेरणा कहां से मिली थी, अगर प्रेरणा पूछे कि अगर अभिलेख लिखने की प्रेरणा कहां से मिली, तो ईरान के राजा डेरियस, किसका, इराक के राजा। ठीक है, इराक के राजा कौन, डेरियस कौन था, डेरियस था। ठीक है, डेरियस। ठीक है, या दाए बाहु भी कह सकते हैं, दाए बाहु भी इसका नाम था। क्या नाम था, दाए बाहु। ठीक है, डेरियस है, दाए बाहु से ये प्रेरित होकर ये लिखने लगा था। ठीक है, इसके बाद इसने अपने अभिलेखों के बारे में, अब ये बच गया, तो मैं अभिलेखों के बारे में जो भी है, अभी इसके आगे जब अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक के बारे में अभी बहुत ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया। ठीक है, अब जो भी आगे की कहानी है मैं अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है,
और थोड़ा सा इस वीडियो को जम के लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और अपने सर्किल के जितने सारे लड़के हैं, भाई बंधु जो भी हैं, ठीक है, उन सभी लोगों को इस वीडियो के साथ जोड़ने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए, हमारे वीडियो के साथ जुड़ने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।